नमस्कार, मैं हूं पब्लिक इंटरेस्ट वाला जगविंदर पटियाल। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। महीने की पहली तारीख और दिन बुधवार है। श्रमिक दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी आवाज के बड़े मंच में जनहित की गारंटी देने वाला प्रोग्राम लेकर एक बार फिर पटियाल हाजिर है। आज का पहला परीक्षण ईमेल की धमकी से दहले देश के 100 स्कूलों का करेंगे। सुबह सुबह बच्चे स्कूल पहुंचे। 6 से 8 बजे के बीच बारी बारी से ईमेल आने लगे स्कूलों में। स्कूल वाले पुलिस के पास दौड़े और मां बाप स्कूल की तरफ। मासूम बच्चे दहशत के बीच स्कूलों के कॉरिडोर और कमरे में किसी अनहोनी की आशंका से घिरे रहे। पटियाल बच्चों को धमकी देने वाले कायरों की तरह ये पूछेगा कि उनकी तह तक कैसे पहुंचा जाए। ये सवाल भी पुलिस के सामने उठाएगा, लेकिन उन नेताओं से भी सवाल करेगा कि चुनाव की रैलियों में घुसकर मारने का दावा तो वो करते हैं, लेकिन राजधानी के स्कूलों को ईमेल की दहशत से क्यों नहीं बचा पाते। आज का दूसरा परीक्षण पीएम वैक्सीन की कमी के लिए कितने जिम्मेदार हैं, यानी जो कमियां ठीक वैसे ही जैसे देश की बड़ी समस्याओं के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार माने जाते हैं। देश के नेताओं ने जब से सुना है कि कोविशील्ड नाम की वैक्सीन से खून जम सकता है, वो देश में हो रहे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के लिए वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराने लगे। पटियाल ने इस मुद्दे का परीक्षण किया, तराजू पर पक्ष और विपक्ष को रखा है, जानने की कोशिश की है कि मुश्किल वक्त में लिए गए फैसलों को सही या गलत कहना उचित है या अनुचित है। आज का तीसरा परीक्षण गिरते मतदान से चिंतित राजनीति का होगा। आज पटियाल आपको गुजरात के नवसारी लेकर चलेगा, जहां पता चलेगा कि मतदान कम क्यों हो रहा है, मतदान बढ़ाने का फॉर्मूला क्या है, नेताओं में ऐसी क्या कमी है जो वो वोटर को बूथ तक नहीं ला पाते। बड़ा ही यूनिक परीक्षण है। चुनाव लड़ रहे सभी राजनीतिक दल और देश के नागरिक इसे जरूर देखें। आज का चौथा परीक्षण भीषण गर्मी में मौसम के लिए आपके वाहन के जो जारी हो रहे हैं चेतावनियां, वो कितनी सही है कितनी गलत। गर्मी में गाड़ी की टंकी फुल ना करवाएं, पहिए में हवा कम रखें, कंक्रीट वाले हाईवे में पहिए फट जाते हैं। सभी सवालों के जवाब देखिए पटियाल के साथ हमारे खास सेगमेंट सत्य का सीधा प्रसारण में। पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पटियाल पहले करेगा आफ्टर इफेक्ट वाली पॉलिटिक्स का परीक्षण। नीति देखिए, आज राजनीति में देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक तराजू के दो पलड़ों में बैठे हैं। आप कहेंगे कैसे? तो इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ हैं नेहरू जी और उनके बगल में तमाम ऐसे फैसले लिखे हैं जिनके लिए आज की राजनीति उन्हें कटघरे में खड़ा करती है। दूसरी तरफ है मोदी जी, जिनके कोरोना वैक्सीन वाले फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट सामने आ गए। संविधान तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने बदला। इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जान का मामला है। सरकार से पूछना पड़ रहा है कि सरकार बताइए इस विषय में अब आप क्या कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वह भी कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं इस देश से गरीबी को मिटा दूंगा। कांग्रेस की 4 पीढ़ियां तुष्टीकरण में मानते हैं। आम जनता की जान खतरे में डाल दी। क्योंकि इनकी विचारधारा अंबेडकर जी की, नेहरू जी की, गांधी जी की नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का कपड़ा विदेश से धोकर आता था। कांग्रेस ने देश को लूटा। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से तो आपने चंदा खाया है, लोगों की जान गई है। तो पहले झूठे आरोप और जनता को गुमराह करते ही थे कि वैक्सीन मत लगाओ। टीके लग रहे थे तो मुलायम सिंह जी का लड़का अखिलेश यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए मोदी टीका है, मोदी टीके। प्राण हमारे बचे तो मोदी जी के कारण बचे, भाजपा की सरकार के कारण बचे हैं।
अब जनहित में पटियाल के कुछ सवाल हैं। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के नुकसान का जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री को मानना चाहिए। क्या इतिहास के फैसलों के लिए आज नेहरू को कटघरे में खड़ा करना चाहिए? क्या आपत्ति काल के फैसलों को आधार बनाकर किसी को अच्छा या बुरा साबित करना चाहिए? क्या इतिहास को वर्तमान की सजा का सबूत मानना चाहिए? है ना ये सभी महत्वपूर्ण बातें। पटियाल का मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की राजनीति में दिक्कत यह है कि वो मुश्किल वक्त में लिए गए फैसलों को आधार बनाकर पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहती है। वो इतिहास को वर्तमान समझकर लोगों को गुमराह करना चाहती है। हर नेता अपनी स्थिति, सलाह और क्षमता के मुताबिक फैसले लेता है। उसका आकलन सही गलत के पैमाने पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस वक्त की जरूरत था। इतिहास को वर्तमान में सही साबित करने के प्रयास त्रासदी को जन्म देते हैं, उनसे हासिल कुछ नहीं होता। वैसे भारत में नेताओं ने वैक्सीन के नुकसान को तभी बता दिया था जब वो लाखों लोगों की जान बचाने का इफेक्टिव मीडियम मानी जा रही थी। कुछ ने इसे मोदी वैक्सीन कहकर लगवाने से इनकार कर दिया। खैर, नेताओं का क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन वैक्सीन पर रिसर्च के बाद अपनी बात कहने वालों ने भी 2020-21 में वैक्सीन की वजह से खून में थक्के बनने की बात कही थी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया था कि पहली वैक्सीन लगाने के महीने बाद प्रति 10 लाख में 0.5 से 6.8 केस आए हैं इस तरह के जिनमें दिक्कत है। लैंसेट पत्रिका ने यह बताया था कि पहली डोज के बाद प्रति 10 लाख में 8.1 केस और दूसरी डोज के बाद प्रति 10 लाख में 2.3 केस। लैंसेट ने यह भी बताया था कि खून के थक्के जमने के केस में नंबर 1 पर नॉर्डिक कंट्रीज है। प्रति 10 लाख 17.6 केस वहां पर मिले हैं। सबसे कम एशियाई देश हैं, जहां प्रति 10 लाख पर 0.2 केस थे। तो ये सारी रिपोर्ट्स थी। अब पटियाल आपको जल्दी से ये समझाएगा कि वैक्सीन के मुद्दे पर पीएम मोदी के सवालों की राजनीति क्यों हो रही है। इसके लिए मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। कोरोना रोकने के लिए कोविशील्ड नाम का टीका बना। इसका रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। इसकी दवाई का लाइसेंस एस्ट्राजेनेका के पास था। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने इसका उत्पादन किया। आधार पूनावाला उसी सीरम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, जिन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित भी किया गया। अब हुआ यह कि जब कोरोना की इमरजेंसी हटी तो ब्रिटेन के अस्पतालों में ऐसे केस ज्यादा आने लगे जिनमें खून से क्लॉटिंग हो रही थी और लोग मर भी रहे थे। इसमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने कोरोना की मौत से बचने के लिए वैक्सीन लगवाई थी। आरोप लगा कि कोविशील्ड की वजह से लोग मरे। मामला कोर्ट में पहुंचा। सुनवाई के दौरान कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना कि उनकी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड में रेयर केस में थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसिस साइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TCS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या भी गिर जाती है। यह कंपनी ने वहां माना। यह बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई, खासकर भारत में तो बहुत ही जल्दी पहुंची। उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पटियाल ने इस मामले में थोड़ी सी रेलिवेंट रिसर्च की है, वो आप जान लीजिए। ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ 70 लाख है। कोरोना में 2.50 करोड़ लोगों ने यानी तकरीबन 2.5 करोड़ लोग पीड़ित हुए। इसके 2,32,000 की मौत हुई। रक्षा के लिए एस्ट्राजेनेका से 10 करोड़ वैक्सीन खरीदे। अभी ब्रिटिश हाईकोर्ट ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ 51 केस सुने जा रहे हैं, वहां उनकी सुनवाई लंबित है। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। यह सब ब्रिटेन का मामला है। ब्रिटेन की संस्था MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में 81 केस ऐसे हैं जिनमें वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की जान गई। साइड इफेक्ट के जूझने वाले हर 5 में से 1 की मौत हुई। ब्रिटेन में फरवरी 2023 में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा भी दिया। इनमें से 158 ऐसे लोग थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। अब आगे की बात आप ध्यान से सुनिए। एशियाई देशों में खतरा सबसे कम बताया गया है। खतरे की बात पुरानी है। अगर कोर्ट में वही बात दोहरा दी गई तो इसमें नया क्या है? अच्छा, उस समय कोविशील्ड का जो एफिकेसी रेट था वो 76% था। वैक्सीन सबके बजट में भी थी और भारत की कंडीशंस में एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचाई भी जा सकती थी। ऐसे में कोई सरकार क्या कर सकती थी?
पहले वो रेयर साइड इफेक्ट देखे या फिर अपने लोगों की जान बचाए? इस धर्म संकट का जवाब पटियाल ने एक्सपर्ट से तलाशने की कोशिश की। नॉर्मली जब भी चाहे वो वैक्सीन हो या ड्रग हो, जब भी उसका मार्केटिंग की ऑथराइजेशन रेगुलेटरी बॉडीज़ करती हैं, इंडिया में इंडियन FDA, US FDA या EMA जब ये करती हैं तो एक शर्त रहता है कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करो और डाटा इकट्ठा करो। अगर कहीं पर कोई क्लस्टरिंग इफेक्ट होता है, कहीं पर कुछ होता है, तो उसको रिकॉर्डेड हो जाता है। बाहर ये नेटवर्क्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और ये जो डाटा है वहाँ पर कंपलसरी है और कलेक्ट हो रहा था। बट उस वक़्त जो वैक्सीन ऑथराइजेशन हो रही थी या जो ड्रग्स हो रहे थे वो सारे इमरजेंसी ऑथराइजेशन में हो रहे थे। तो इमरजेंसी ऑथराइजेशन में ये शर्त नहीं है और उस वक़्त इंडिया में आपको भी पता है, सारे लोगों को पता है, इतना हेल्थ सिस्टम करीब करीब कोलैप्स हो रहा था। तो ये सारा डाटा कलेक्ट करना मुश्किल था। अब हम आपको कुछ और तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहते हैं। जवान लोग जिम में, डांस फ्लोर में, बारात में नाचते नाचते खड़े खड़े मरने लगे। कहा गया कि वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है। 28 अप्रैल को यूपी के मेरठ में डांस करते वक्त नौजवान लड़की की मौत हो गई। 20 अप्रैल को राजस्थान के झुंझुनू में युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवक शादी समारोह में डीजे पर नाच रहा था। इसी साल 25 जनवरी को इंदौर में भी ऐसा ही केस हुआ। कोचिंग क्लास में बैठे स्टूडेंट को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसका निधन हो गया। अचानक होती मौतों पर स्वास्थ्य मंत्री से सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, वो भी पटियाल आपको सुनाएगा। आज किसी को स्ट्रोक आता है तो कहते हैं कि एक कोविड वैक्सीन की वजह से स्ट्रोक आता है। ICMR ने एक डिटेल स्टडी उसके ऊपर कर लिया। हार्ट अटैक के लिए वैक्सीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कई बार कई मिस इन्फॉर्मेशन जनता में चली जाती है, उसमें कई बार शॉर्ट टाइम के लिए लोगों का परसेप्शन बनता है। लेकिन हम जो भी डिसीजन करते हैं, मेरा तो बहुत आग्रह रहता है, डेटा बेच करो। साइंटिफिक मनसुख मांडविया मिनिस्टर है बट मैं साइंटिस्ट नहीं। कहा गया सब सुरक्षित है, अचानक ज्यादा मेहनत से बचे। देश में मेडिकल रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था और कोरोना की रोकथाम के लिए नोडल एजेंसी रही ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी यही कहा कि प्रति 10 लाख में साइड इफेक्ट का अनुपात 1 से भी कम है। इसीलिए इसके फायदे ज्यादा हैं और नुकसान केवल ना के बराबर है। इस लेवल के रिसर्च और सलाह पर सरकार ने फैसले लिए, लेकिन अब राजनीति दल उसी पर राजनीति करने लगे हैं। क्योंकि मामला लोगों के जीवन से है, इसलिए इमोशनल मुद्दे राजनीति को बहुत पसंद आते हैं। जब जब कोई दम तोड़ता था, लोगों के मन में ये सवाल था कि कहीं ये कोरोना की वैक्सीन की वजह से तो नहीं है। ये केंद्र सरकार चुप बैठी है, नहीं बता रही कि उनका अब देश के लोगों को बचाए रखने का क्या प्लान है। तो जो आपदा में ये जो ढूंढते थे कि उन्हें कुछ मौका मिल जाए, साइंटिस्ट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उसकी वजह से न केवल हार्ट और कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसको कौन जवाब देगा? तीस साल, 32 साल, 25 साल का नौजवान चल रहा है, रास्ते में गिर जाता है, खत्म हो जाता है। लोगों की मौत हो रही है कोविशील्ड के कारण। भैया डरे हुए हैं, भयभीत हैं या शील्ड मतलब लगवा के जो आज कोरोना की वैक्सीन, देश को इन्होंने जानबूझकर इस आग में झोंका है। नेताओं को जनता की परवाह होती तो सियासत ना होती, समाधान ढूंढा जाता। वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट को कैसे पहचानें, कैसे अपनी और अपनों की जान बचाएं? पटियाल ने देश के 2 बड़े डॉक्टरों से यह सवाल पूछा। आपको उनकी राय गौर से सुननी चाहिए।
वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ गई है, ऐसा कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि वैक्सीन की वजह से जो ये रेयर साइड इफेक्ट्स हैं जिनकी बात करी जा रही है, ये ज्यादातर वैक्सीन लगवाने के शुरू के दिनों में ही दिखते हैं, यानी कि 4 से 42 दिन के अंदर ही ज्यादातर इस तरह के साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। अब 2 साल या 3 साल वैक्सीन लगवाने के बाद इसकी वजह से हार्ट अटैक होगा, ऐसा मानना बहुत गलत होगा। कई बार हमने ये देखा है कि कोविड जो है उसकी वजह से भी हार्ट के ऊपर सीधा असर पड़ा है। मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस जैसी चीजें हमने देखी, जहां हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हुई, उनमें उत्तेजना पैदा हुई और इसकी वजह से भी लोगों को स्वाभाविक तौर से हार्ट अटैक हुए हैं। मोर देन 70% हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनको वैक्सीन लग चुकी है। इसके सिम्टम्स आए, अगर इस तरीके का कोई डेवलपमेंट है तो क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन होगा, सीवियर हेडेक होगा, नोजिया होगा, धुंधलापन होगा आंखों के आगे। तीसरी चीज, चलने फिरने में सांस फूलेगा, स्वेलिंग आएगी पैरों में। तो ये मेजर सिम्टम्स होते हैं जो दिखते हैं, और जो कि शुरुआत में ही दिखता है जब हमारा इम्यूनिटी वाला फेज होता है, जहाँ पे इम्यूनी मीडिएटेड रिस्पॉन्स देखा जाता है। कोई भी इस तरह के मेजर सिम्टम्स आए उसको ये मत सोचिए कि वैक्सीन की वजह से, जिस भी वजह से है आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि ये कोई भी किस बीमारी की वजह से ऐसा हो सकता है। आपको ऐसा कोई लक्षण लगे तो आप डॉक्टर की सलाह लें। वैसे आज से 10-20 साल बाद विज्ञान और ज्यादा ग्रो कर जाएगा, लोगों का नॉलेज और बिलीफ सिस्टम भी बदल चुका होगा, विज्ञान से कई प्रोटोकॉल नए आ चुके होंगे, तब भी सोच इतिहास की व्याख्या होगी। तो कोविशील्ड पर सरकार के फैसलों को पता नहीं क्या कह दिया जाएगा। इसीलिए पटियाल का मानना यह है कि चाहे नेहरू हो या फिर मोदी, सरकार के फैसलों को पर्सनल नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने अपने समय, स्थिति, संसाधन और मौसम के हिसाब से जो सही समझा वो किया। आज उन्हें सही या गलत ठहराना बिल्कुल गलत है। अब पटियाल एक ईमेल से देश की राजधानी में फैली दहशत का परीक्षण करेगा। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। चुनावी रैलियों में मजबूत भारत की तस्वीर पेश की जा रही है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई जा रही है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, अगर छेड़ता है भारत को कोई, तो फिर भारत उसे छोड़ता नहीं। भारत अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। सीमा पर गोलीबारी हो तो गोले गिने नहीं जाते। ऐसे शक्तिशाली और प्रतापी हो चुके भारत में आज की सुबह बड़ी डरावनी थी। देश की राजधानी सुबह सुबह दहल गई, किसी धमाके से नहीं, धमाके की झूठी खबर से। दिल्ली और यूपी के कई स्कूलों में ईमेल आए, धमकी दी गई कि बम से उड़ा देंगे। बच्चे स्कूल में थे और माँ बाप ऑफिस जाने की तैयारी में। इसी बीच ये खबर मिली और फिर जिनके बच्चे स्कूल में थे और जहां ईमेल आए थे, भले ईमेल नहीं भी आए थे, घबराकर सब पेरेंट्स स्कूलों की तरफ भागे और पुलिस भी। यहाँ पर 3-4 स्कूल एक साथ हैं। डीएवी स्कूल भी है, सृजन स्कूल भी है, उसके अलावा भी स्कूल हैं। और देखिए इस वक्त वैसे तो 2 बजे छुट्टी होती है, लेकिन अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के करीब 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो स्कूल हैं, वहाँ पर इस तरीके से मेल के ज़रिए जो धमकी है वो दी गई है, जिसके बाद एक पैनिक सिचुएशन जरूर बनी हुई है। जूनियर स्कूल से मैसेज आया, फिर सीनियर स्कूल से मैसेज आया। अभी 1-1.5 घंटे से रोड पे ही हैं, बहुत परेशान है। अब देखो सब बच्चे लेके जा रहे हैं। जैसे ही ईमेल पता चला, सुबह ही बसेस को सबको वहीं से रिटर्न कर दिया गया। कुछ बच्चे जो अर्ली पहुंच गए थे उनको ग्राउंड में उन्होंने सेफली रखा। ये दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम है जो कि तस्वीरों में नजर आ रही है। जब ये क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, उसके करीबन आधे घंटे बाद यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम वापस आई। प्लेग्राउंड जो है हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जो है बस यूज़र वो पैनिक वगैरह थे। पहला कदम यही होता है हमेशा कि पैनिक को क्रिएट ना किया जाए। कोई भी चीज़ को आप अपने धैर्य के साथ, संतुलन के साथ संभालें। हर एक चीज़, जब भी ईमेल आती है या कोई कॉल आता है, सबसे पहले हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, जैसे कि एसएचओ साहब को बताया, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन लोगों को बताया, उनसे गाइडेंस ली गई। बच्चों को हमने क्वाइटली अभी कुछ नहीं बताया, अपनी अलर्ट मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया। स्कूल में अलग अलग टीमें हैं,
एक टीम ने पूरे स्कूल की छानबीन की, 5-10 मिनट के अंदर मेरे पास रिपोर्ट आ गई कि सारे स्कूल के चप्पे चप्पे को छान लिया है। कोई भी चीज़ ऐसी वस्तु नहीं मिली है जो कि अनऑथराइज्ड हो, जो कि वहाँ पे ना पाई जानी चाहिए, पर वहाँ पे चेकिंग हो गई पूरी। विदिन 5 मिनट्स पैरेलल टीम काम कर रही थी, जिन्होंने एक SMS बनाया और पेरेंट्स को बता दिया कि हमारे यहाँ सब बच्चे सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हमने हर एक क्लास में जाके छानबीन कर ली है, स्कूल के जितने भी जनरल एरियाज हैं उसमें भी छानबीन कर ली है, प्लस स्कूल के बाहर का जो एरिया है, बाउंड्री वॉल के बाहर का भी एरिया, वो टीम जो है वो वहाँ पे ढूंढ के आ गई, देख के आ गई, रेकी करके आ गई कि सब शांतिपूर्ण है। चुनाव का माहौल है, मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक देश के ताकतवर होने की गारंटी देते हैं, लेकिन बिना किसी वारदात या हरकत किए सिर्फ एक ईमेल ने देश की राजधानी में अफरा तफरी मचा दी। यह पूरे देश ने आज देखा। देश और प्रदेश की राजधानी में स्कूल और साधारण मां बाप की क्या हालत हुई होगी, उसका छोटा रूप अभी आप देख रहे थे। पटियाल इसका बड़ा चेहरा आपको दिखाएगा। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि धमकी वाले उस ईमेल में था क्या। पटियाल आपको पूरा ईमेल पढ़कर सुनाता, लेकिन ईमेल का मजमून देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ, पटियाल आपको उस ईमेल की कुछ अहम बातें जरूर बताएगा। ईमेल की भाषा बेहद भड़काऊ है, हर बात सांप्रदायिक है, जिसके जरिए कट्टरपंथी विचारों को जाहिर किया गया है। ईमेल में लिखा है, अपनी इमारतों की छतों को देखो, और यह धमकी दी गई है कि उन्हें तबाह करके तुम्हें उन्हीं के नीचे दबा देंगे। ईमेल में कई और भड़काऊ बातें भी लिखी गई हैं। यही ईमेल दिल्ली के कई स्कूलों को भेजा गया था। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के तमाम स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चला, मिला कुछ नहीं। प्रशासन, पुलिस और मां बाप सबने सुकून की सांस ली। लेकिन अब मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच भी शुरू हो चुकी है। दहशत का कोई माहौल नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कुछ स्कूल्स को सुबह उनके ईमेल इनबॉक्स में एक ईमेल रिसीव हुआ था जिसमें कि बॉम्ब थ्रेट आया था। में कुछ भी सस्पिशियस या ऐसा कुछ नहीं मिला है जो चिंता का विषय हो। सो फार जो मेल्स हमने चेक किए हैं तो सबका कंटेंट सेम ही लग रहा है, क्योंकि कल भी शायद काफ़ी अस्पतालों में इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी और वहाँ पे भी ये पूरी एक्सरसाइज हुई थी। उसके अलावा भी कई जगह पे इस तरह का कल से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आज भी पूर्वी दिल्ली नहीं, बाकी पूरी दिल्ली में ही कई स्कूलों में इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। तो इट मे बी अ मिसचीफ, इट मे बी एनीथिंग, बट सो फार ऐसा कुछ मतलब वेरीफाई कर पाना मुश्किल है, बिकॉज आतंकियों की धमकी है। हम पॉलिसी लेवल पर ना जाने कितनी बार कह चुके हैं कि भारत आतंक के खिलाफ युद्ध में है, और यह सच्चाई भी है। हमारे देश पर घोषित या अघोषित रूप से आतंकी हमले होते हैं, कभी बारूदी तो कभी डिजिटल। हम डटकर उनका मुकाबला भी करते हैं। पिछले कुछ सालों में बम धमाकों में काफी गिरावट भी आई है, लगभग ना के बराबर ही हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि नेता इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनाव की रैलियों में जोर शोर से उठाते हैं, सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं। लेकिन आज सुबह जिनके दिल अपने बच्चों के साथ अनहोनी की आशंका से दहले होंगे, उन्हें इस गारंटी का मोल पूछना चाहिए। आतंकी हमला करके भाग जाते थे और कांग्रेस की सरकार रोती रहती थी, दुनिया भर में जाकर कहती थी बचाओ बचाओ बचाओ। पूरे देश में 24 घंटे हर महत्वपूर्ण जगह पर ये लावारिस चीजों की सूचना दी जाती थी। ये मोदी के आने के बाद कहां गई ये लावारिस चीजें भाई? जब पाकिस्तान हमारे ऊपर बुरी नजर डालता है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है और घर में घुसकर मारता है। हमारे पड़ोसी देश को भी अब मालूम है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है।
10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली एनसीआर। बच्चों की चिंता में जब माँ बाप, स्कूल प्रशासन, सरकारें सब परेशान थे, सबको इस जवाब का इंतजार था कि ये स्कूल को ईमेल भेज किसने दी और धमकी असली है या नकली है, ये किसी आतंकी संगठन की साजिश थी या फिर किसी की शरारत। बच्चों की सुरक्षा के लिए आपाधापी बची हुई थी, लेकिन राजनीति किसी और ही लेवल पर पहुंच गई। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा का एक दिन पुराना सोशल वीडियो पोस्ट करके सामने उठा कर लिया है। कमाल का इत्तेफाक है, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, उन्होंने रात को 12:50 पे एक ट्वीट किया कि अपनी सीट के नीचे देखिए लावारिस वस्तु बम हो सकती है, क्या ऐसे विज्ञापनों का समय दोबारा आ रहा है या ऐसे विज्ञापनों का समय चाहिए तो कांग्रेस को वोट दें। और आज सुबह पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई है। कई स्कूलों के अंदर ऐसे झूठे कॉल दिए गए कि आपके यहाँ बम रखा हुआ है। बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, मेरी बेटी के यहाँ से फ़ोन आ रहा है, लोग पैनिक में हैं कि हम बच्चों को ले आएं। अभी तक कहीं बम नहीं मिला है। तो ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहें, सुबह इस तरह की कॉल आए। मैं ये केंद्र सरकार से चाहूँगा कि इसकी जांच 2 दिन में करके लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी करें। मौका कोई भी हो, नेता अपनी राजनीति से नहीं चूकते। अगर इतना ध्यान जनता का रखते तो आज दिल्ली ईमेल की दहशत से यूं न दहलती। नेता तो खैर नेता ठहरे, इसमें अभी और राजनीति करेंगे, लेकिन पुलिस इस केस में क्या कर रही है वो भी आपको बता देता हूं। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है इस ईमेल में। शक है कि आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस के मॉड्यूल ने यह साजिश रची थी। एक ईमेल भी दिया गया है जिसमें swarim.mail.ru नाम की आईडी से ये भेजा गया। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका इस्तेमाल कट्टरपंथी इस्लामी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करते हैं। 2014 में आईएसआईएस इस शब्द का प्रयोग करता था, इसीलिए ये शक और गहरा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई के चुनाव में अस्थिरता पैदा करने के लिए, भारत के खिलाफ साइबर वॉर छेड़ने के लिए यह साजिश रची। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें आतंकी संगठन की भूमिका की जांच भी हो रही है। सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द साजिश से जुड़े हुए आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। पटियाल का मानना है कि इस पूरे मामले में राजनीति कम होनी चाहिए। यह बेहद संवेदनशील मामला है। स्कूलों की सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। स्कूल की सुरक्षा विशेष सुरक्षा बलों के हवाले होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे स्कूल हैं, इसलिए यह भी एक चिंता का विषय है कि इतने सुरक्षा बल कहां से आए। प्रशासन को लगातार स्कूल में सिक्योरिटी ड्रिल करवानी चाहिए। बच्चों को हमले के दौरान बचने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। हर स्कूल में सिक्योरिटी की स्पेशल ट्रेनिंग वाले टीचर्स भी भर्ती करने चाहिए। स्कूल प्रबंधन को बेसिक सिक्योरिटी हाइजीन की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और एक बात और, इन नेताओं को सुरक्षा देने पर ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार कैसे हम स्कूलों को और सुरक्षित माहौल दे सकते हैं। चुनाव में उसका ढिंडोरा पीटने से बचना चाहिए थे। साथ के साथ जो आज हुआ दिल्ली में, ये आगे से दिल्ली या किसी भी राज्यों के स्कूलों में ना हो, ये आज सुनिश्चित करना है। और इसकी जिम्मेदारी भी स्कूल प्रशासन के साथ साथ सरकारों की बनती है। अब पटियाला आपको देश के लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती का परीक्षण दिखाएगा। चुनौती है घटते मतदान की। सरकार और विपक्ष दोनों ही परेशान है, लेकिन समाधान किसी को सूझ नहीं रहा है। वैसे पटियाल के कानों में जब यह खबर पड़ी कि गुजरात के नवसारी में क्या हो रहा है, तो मुझे लगा कि यह खबर आपसे भी साझी करनी चाहिए। वहां पर एक लैब है जो वोट को घर से बूथ तक पहुंचाने के लिए वोटर को आगे लेकर जाता है, मतलब वोटिंग बढ़ाने का फार्मूला इजाद करता है। अब पटियाला आपको चुनावी रणनीति की वो लैब दिखाएगा जहां ज्यादा से ज्यादा वोटिंग और 100% जीत की गारंटी वाला यह मिश्रण तैयार होता है। यह कहानी समझने के लिए आपको सबसे पहले घटते मतदान की चिंता समझनी होगी।
जिसके फाइनल आंकड़े कल रात ही आए हैं। विपक्ष कम वोट के लिए हैरान है और वो परेशान होने के साथ साथ आरोप भी लगा रहा है कि आंकड़े इतनी देर से क्यों आए हैं। अरे भाई, हर साल फाइनल आंकड़े ऐसे ही आते हैं। खैर, नए आंकड़ों के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2024 में वोट प्रतिशत का ग्राफ गिरता रहा है। साल 2019 में पहले फेज में वोट प्रतिशत 70% था और दूसरे फेज में 70.10%, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले फेज में 66.14% रहा और दूसरे फेज में 66.71% मतदान हुआ। मतलब 2019 के मुकाबले 2024 के दोनों पहले चरणों में करीब 5% मतदान कम रहा है। यानी समस्या भारी है। सैफोलॉजिस्ट इसके कई कारणों की तह तक जाने के लिए अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन घर में बैठे वोटर की पीड़ा को प्रत्याशी ही समझता है। मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक या पोलिंग बूथ तक खींचने के लिए चुनाव में उम्मीदवार अपनी सीट पर खूब जोर आजमाइश करते हैं। खर्चा, पर्चा, चर्चा, तमाम प्रत्याशियों को जीत का स्वाद चखने के लिए यह सब करना पड़ता है। फिर भी देश में एक लोकसभा सीट ऐसी भी है जहां प्रत्याशी की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन वो कम से कम खर्चे में चुनाव भी जीत जाता है। इसकी वजह है वोटिंग और वोटर मैनेजमेंट, मतलब कम वोटिंग की समस्या का समाधान। पटियाल अब गुजरात की चुनावी लैब से निकलकर उस जीत का परीक्षण करेगा जहां वोटर को लुभाने के लिए प्रत्याशी को ट्रेडिशनल चुनावी तरीके अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखते होंगे चुनाव में ज्यादातर नेता पोस्टर, बैनर और रैलियों पर खूब खर्च करते हैं, लेकिन गुजरात की इस सीट पर चुनाव मॉडर्न तरीके से लड़ा जाता है। डिजिटल, गैजेट्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इस सीट पर उम्मीदवार की जीत की प्रचंड कोशिश होती है और वो रिजल्ट भी उसको मिलता है। पटियाल के इस परीक्षण में घटते मतदान प्रतिशत का समाधान भी आपको 100% मिल जाएगा। पहले आप नेताओं की उस अपील का ट्रेलर देखिए जिसमें वोटर को मतदान के लिए बुलाया जा रहा है, फिर हम इस खबर पर आगे बढ़ेंगे। आपका मिलने वाला एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। गर्मी की परवाह मत करना, 1 घंटा अपने बंगाल के लिए निकालना, मेरे भाई असीम सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ जिताना। इसको भैया लोकसभा में पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये मैं इसको जानता हूं, ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। पूरा दम लगा के, युवा है यहाँ, जो युवा हैं पूरा दम लगा के इसका समर्थन करना है, इसको जिताना, पहुंचाना है वहां पे लोकसभा। लोकसभा के कैंडिडेट हैं, उनको वोट दिलाकर, हाथ उनका चिन्ह है, ये सब मिलके उनको जिताकर एक नया रिकॉर्ड यहाँ कायम कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में हैं। इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए ही मैं लखनऊ से यहां आया हूं। इसी उंगली से आपने कमल का बटन दबाकर अंजीरा सीतारमन को जिताना है। बहनों भाइयों, कमल के फूल का बटन दबाइए और नीमू बेन को रिकॉर्ड मतों से विजय दिलाइए। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। तो सत्ता का भूत जो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सवार है, वो भूत उतारने का काम झाड़ू से आप लोगों को करना है। इस बार वोट झाड़ू पे चलाना है आपको। जेल का जवाब, जोर से बोलिए, जेल का जवाब। गुजरात के सूरत की लोकसभा सीट तो आपको याद होगी, जहां देश का पहला सांसद निर्विरोध यानी बिना वोट के ही चुन लिया गया था। लेकिन पटियाल सूरत से करीब 40 किलोमीटर दूर नवसारी सीट का परीक्षण करेगा। नवसारी सीट से सांसद चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल यानी CR पाटिल। CR पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। संगठन चलाना हो या फिर चुनाव में विजय पताका फहराना, कहा जाता है CR पाटिल इसमें पारंगत हैं, माहिर हैं।
इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि नवसारी सीट पर पिछले 3 लोकसभा चुनाव सीआर पाटिल ने ही जीते हैं और वो भी हर बार बड़े मार्जिन के साथ। साल 2009 में सीआर पाटिल ने कांग्रेस के धनसुख राजपूत को 1,32,000 वोटों से हराया था। साल 2014 में सीआर पाटिल ने कांग्रेस के मकसूद मिर्जा को 5,58,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। तो साल 2019 में सीआर पाटिल ने कांग्रेस के धर्मेश भाई पटेल को 6,89,668 वोटों से हराया था। हर बार पाटिल की जीत का मार्जिन बढ़ता ही गया। बड़ी बात यह है कि इस दौरान नवसारी सीट का वोट प्रतिशत भी बढ़ता रहा। साल 2009 में नवसारी सीट पर 46.66% मतदान हुआ था, तो साल 2014 में 65.82% मतदान हुआ। साल 2019 में मतदान का प्रतिशत बढ़कर 66.34% हो गया और शायद यही वजह है कि देश में घटते मतदान वाली समस्या का समाधान। नवसारी लोकसभा सीट करीब 20 लाख मतदाता हैं वहां पर। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो नवसारी की सातों सीट पर कमल खिला था। कोई कह रहा है कि बीजेपी का वोटर नहीं निकला, कोई कह रहा है कांग्रेस का वोटर निराश है इसीलिए वोट करने नहीं निकला। कुल मिलाकर के गिरता मतदान प्रतिशत, पार्टी हो या नेता, दोनों परेशान हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गिरते मतदान प्रतिशत को कैसे रोका जाए या इसे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो इसका एक कह सकते हैं प्रयोगशाला या लैब है, वो गुजरात में है। गुजरात में भी नवसारी, और नवसारी की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है वो यहाँ के सांसद सीआर पाटिल हैं। चुनाव में सीआर पाटिल की क्या भूमिका रहती है, कैसे नवसारी सीट का वोट प्रतिशत हर चुनाव के साथ बढ़ रहा है। नवसारी की चुनावी लेबोरेटरी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट सीआर पाटिल के माइक्रो मैनेजमेंट का परत दर परत परीक्षण हम करेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि सीआर पाटिल आखिर हैं कौन। 69 साल के सीआर पाटिल सियासत बेशक गुजरात से करते हैं, लेकिन पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। 14 साल तक सीआर पाटिल गुजरात पुलिस में कांस्टेबल रहे। उनके पिता भी पुलिस कांस्टेबल ही थे। साल 1989 में पाटिल पुलिस की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2008 में नवसारी सीट बनी। साल 2009 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, तभी से पाटिल इस सीट पर काबिज है। चुनाव में सीआर पाटिल खर्चा तो करते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से। जब भी कोई लाभार्थी पाटिल से मिलने आता है तो पाटिल की टीम तुरंत पाटिल के साथ उनका फोटो बनाती है और फ्रेम करके लाभार्थी को दे देती है, ताकि लाभार्थी उस फोटो को अपने घर में लगा सके। इस तरह सीआर पाटिल मतदाताओं के घर घर पहुंच जाते हैं। पार्टी कार्यकर्ता को पाटिल साहब यूएसबी केबल फ्री में देते हैं। केबल के पैकेट पर दोनों तरफ पीएम मोदी और सीआर पाटिल की ब्रांडिंग होती है। पाटिल व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर रखते हैं। सोचना है, कुछ नया नया गढ़ना है, और सबसे नई इनोवेशन उन्होंने निकाल के ये रखी मेरे सामने। अब आप सोचिए कि आज के ज़माने में लोगों को जोड़ने वाला मोबाइल फ़ोन चार्ज होता रहे, उसके लिए ये है पाउच, जिधर एक तरफ सीआर पाटिल जी की फोटो और दूसरी तरफ फोटो प्रधानमंत्री की है। तो कुछ इस तरीके से नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं ताकि आने वाले वक्त में चुनाव की चुनौतियों को मजबूती से लड़ा जा सके। सबसे अहम है पाटिल का हर बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट फार्मूला। क्या सीआर पाटिल का माइक्रो मैनेजमेंट फॉर्मूला आखिर है क्या? आखिर पाटिल ऐसा क्या करते हैं कि जो चुनाव में उनको हर बार जीत भी दिलाता है और मार्जिन भी बढ़ जाता है? चुनाव में पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति की भूमिका क्या होती है? वोटर की लिस्ट को टारगेट कर कैसे वोटिंग डे की तैयारी होती है? वो कौन लोग हैं जो हर चुनाव में बीजेपी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट सीआर पाटिल के साथ कदम से कदम मिलाकर कमल खिलाने की रणनीति को अंजाम तक पहुंचाते हैं? गेम चेंजर नवसारी के सांसद सीआर पाटिल के माइक्रो मैनेजमेंट की शुरुआत वोटर लिस्ट के एक पेज से होती है, जिसे पन्ना भी कहा जाता है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर बूथ अध्यक्ष, हर किसी को पन्ना समिति वाली जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। खुद अमित शाह अहमदाबाद के नारायणपुर के वार्ड 10 के पन्ना प्रमुख रह चुके हैं।
इतने माइक्रो लेवल पर एक पन्ने पर सारी डिटेल्स होती हैं। यानी सीआर पाटिल से कोई एक बार मिला तो उसका नाम इस पन्ने पे है तो उसे भी मार्क किया जाएगा। आदरणीय सीआर पाटिल साहब भी पन्ना प्रमुख है, मैं भी पन्ना प्रमुख हूँ, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोई भी हो, पन्ना प्रमुख तो प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। हाँ, वो बनारस में है। बनारस में है पन्ना प्रमुख जी। और अमित शाह जी अहमदाबाद में। जी, पाटिल साहब का ऐसा कहना है कि 2007 में पाटिल साहब ने इसकी ये पूरा शुरुआत किया था उन्होंने। साथ एक पन्ने पे 30 लोग होते हैं, तो आदरणीय पाटिल साहब ये समझते हैं कि 30 लोग होते हैं तो हर 30 लोग में 5 फैमिली हो सकती है, तो हम 5 लोगों को टारगेट करें, हर फैमिली में से एक एक व्यक्ति को हम लें। अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग समुदाय के लोगों हर परिवार के लोगों एक एक व्यक्ति लाएं हम लोग, तो हमारा वोट सिक्योर हो जाता है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर और प्रचंड जीत की ये तस्वीरें साल 2022 की हैं। सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। मौका जश्न का था क्योंकि बीजेपी ने 182 में से 156 सीट पर जीत दर्ज की थी। तब पीएम मोदी ने गुजरात विधानसभा में जीत का श्रेय सीआर पाटिल को ही दिया था। कहा था गुजरात की जीत में सीआर पाटिल के पन्ना समिति मॉडल का अहम रोल है। दरअसल वोटर लिस्ट के एक पेज पर 30 मतदाताओं का डेटा होता है। ये 30 मतदाता 5-6 परिवार से ही होते हैं। इन 30 मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर पहुंचाने की जिम्मेदारी पार्टी पन्ना समिति को दी जाती है। पन्ना समिति के 5 सदस्य होते हैं और इन 5 सदस्यों पर एक प्रमुख होता है जिसे पन्ना प्रमुख कहा जाता है। मैं इस विस्तार का कॉर्पोरेटर हूँ और पेज समिति का मैं सदस्य भी हूँ। पेज समिति के सदस्य भी हूँ। कितने परिवारों की जिम्मेदारी? 4 परिवार, 5 परिवार का आती है, एक दूसरा पेज समझ गए। सिर्फ 5 परिवार के अंदर में एक परिवार में 4 या 5 सभ्य रहते हैं, तो पेज के अंदर में 5 प्रमुख रहते हैं, तो उससे के मिला के 30 लोगों की पूरा मतदार यादी में नाम आता है। सबका हमने विकेंद्रीकरण किया है। एक वार्ड प्रमुख अपने अंडर में 2 महामंत्री रखते हैं, 2 महामंत्री के अंडर में आपकी टीम होगी जी 39 शक्ति केंद्र के इंचार्ज है। 39 के अंदर में हमारे और लोग हैं, उनके अंडर में युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, तमाम मोर्चा के प्रमुख। कितने लोगों की होगी हमारी टीम? लगभग मेरी टीम 300 लोगों की है। मेरे वो आप है महामंत्री? मेरे महामंत्री। सीआर पाटिल के माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब है हर घर में पैठ बनाना और हर वोटर तक पहुंचना। गुजरात में बीजेपी की पन्ना समिति के 3,65,000 सदस्य हैं और इन 3 लाख समिति सदस्यों को मैनेज करने के लिए 73,000 पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। नवसारी की ये आलीशान 6 मंजिला इमारत ISO प्रमाणित है। ये सांसद सीआर पाटिल का दफ्तर है। माना जाता है कि इसी इमारत से चुनाव जीतने के वैज्ञानिक तरीके इजाद किए जाते हैं। इसीलिए मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की लैब गुजरात को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वोट के माइक्रो मैनेजमेंट का साइंटिफिक ब्लूप्रिंट यहीं तैयार होता है। लेकिन वोटर को कैसे माइक्रो मैनेज करना है, मार्जिन से जीत तय करने की रणनीति क्या होती है, सबसे छोटे लेवल पे जवाबदेही जिम्मेदारी कैसे तय की जाए, जिसे कहते हैं पहली बार एक टर्म आया पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, वो जहां से आया सीआर पाटिल साहब। और ये सूरत में नवसारी के सांसद सीआर पाटिल का दफ्तर है 6 फ्लोर का, और यहीं पर चुनाव लड़ने और जीतने की रणनीति गढ़ी जाती है। जब आप संविधान का पहला पन्ना खोलते होंगे तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को। फिर बीच में और कई महत्वपूर्ण बातें भी उसमें शामिल की गई हैं और अंत में लिखा होता है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। लेकिन जब उस संविधान को मजबूत करने वाले चुनाव आते हैं तो लोग घर से नहीं निकलते। ये तो वही हुआ कि दरवाजे पर बारात आ गई, स्वागत के लिए कोई नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। इसके लिए वोटर जिम्मेदार हैं तो नेता भी जिम्मेदार हैं। नेता अपने चुनाव क्षेत्र में पर्सन टू पर्सन कनेक्ट नहीं बनाता। देश में ऐसे लोगों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है जो अपने उम्मीदवार को पहचानते तक भी नहीं है, उनका नाम भी नहीं जानते हैं। ऐसे में सीआर पाटिल एक अच्छा समाधान पेश करते हैं। वोटर और नेता दोनों इसे समझे। वोट डालो और हीरे की अंगूठी पाओ। खबर भोपाल से है, जहां दूसरे चरण के चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने वोटर्स को जागरूक करने के लिए यह नया तरीका अपनाया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले और अपना वोट डालें। उनके लिए
हम लोग जो है लकी ड्रा की व्यवस्था भी कर रहे हैं कि प्रत्येक मतदान केंद्र से हर कैटेगरी में एक एक मतदाता को हम लोग जो है सम्मानित करेंगे और लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कृत भी कर रहे हैं कि मतदान के दिन जो है उनके जो वोटर ID एपिक कार्ड है उसके आधार पर हम लोग जो है लकी ड्रॉ निकालेंगे। देश के मौसम विभाग ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। गर्मी के दौरान घर से बाहर निकले तो काले छाते का इस्तेमाल करें। यह सूरज की अल्ट्रावायलेटेड किरणों को अपने शरीर की रक्षा करने में काम आता है। रंग बिरंगे और कलरफुल दिखने वाले खूबसूरत छाते छांव दे सकते हैं, लेकिन आपके शरीर की रक्षा नहीं कर सकते। यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप देखना नहीं भूलिएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विस्फोटक इंटरव्यू, बस थोड़ी देर में।